हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू प्रॉपर आई स्पीसीएस चैनल। करंट इशू एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 26 अगस्त 2023 और आज हम जो करंट इशू एनालिसिस है उसको स्टार्ट करेंगे विद अ कोट। देखिए यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर कोट है ये बताता है हैबिट्स के बारे में। ये कहता है कि अगर देखिए आपकी जो हैबिट्स हैं अगर वो अच्छी होंगी ना तो आपको अपने फ्यूचर की टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपका जो फ्यूचर होगा वो ऑटोमेटिक ही अच्छा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अच्छी हैबिट्स हमारा अच्छा फ्यूचर बनाती हैं। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है कि आप सभी अपनी जो हैबिट्स हैं वो अच्छी बनाएं सो डैट आपके जो फ्यूचर है वो भी अच्छा हो जाए। इट्स मीन हमारी जो है फ्यूचर है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमारी अच्छी आदतों पे। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी लाइफ में भी ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है इंडिया एंड नॉर्थ सी रूट के बारे में। अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ सी रूट के बारे में बात क्यों की गई है, इसके पीछे का मैं सबसे पहले आपको क्रक्स समझाता हूँ। देखिए आप सभी को पता है जो आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, नेविगेबल हो रहा है। नेविगेबल क्यों हो रहा है, देखिए धीरे धीरे हमारे अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो रहा है। और अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, तो जो आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन में जहाँ पे साल भर पहले आइस रहती थी, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है वहाँ पे जो आइस है वो मेल्टिंग होती जा रही है। जब आइस मेल्ट करेगी तो हम वहाँ पे क्या कर पाएंगे, शिपिंग कर पाएंगे, नेविगेबल हो जाएगी वो रूट। तो इस वजह से हम क्या करना चाहते हैं, अब एक नया हमारे पास नॉर्थ सी रूट देखने को मिलेगा जहाँ से अब हम कार्गो लेके आ सकते हैं। हमारे लिए एक अल्टरनेटिव रूट बन जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को। ट्रेडिशनल रूट के अलावा जो अब नया रूट मिलेगा हमें, उसको हम नॉर्थ सी रूट कह रहे हैं, जो कि इस तरीके से गुजरेगा। मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखिए ये है, यहाँ पे मैं इस मैप के जरिए आपको बता रहा हूँ, ये है नॉर्थ सी रूट। देखिए ट्रेडिशनली हम जब यूरोप से यहाँ पे एशिया पैसिफिक में अगर कुछ लेके आते हैं सी रूट से, तो हम इस वाले रूट से लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस वाले रूट से लेके आते हैं जो कि स्वेज कैनाल से होते हुए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होते हुए इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यहाँ जाता है। बट धीरे धीरे अब मैंने जैसे बताया आपको कि आर्कटिक ओशियन में क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, चीज़ें नेविगेबल होती जा रही है। ठीक है, तो फिर हमारे लिए एक नया रूट बन के आ रहा है, ये वाला रूट। ये देखेंगे जिसे हम नॉर्थ सी रूट कह रहे हैं, ये डायरेक्टली एशिया पैसिफिक में आएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखिए जो ये रूट है, ये रूट कहाँ से होके आएगा। देखिए इसका जो पहला जो पोर्ट है वो है मुरमंसक पोर्ट है। यहाँ पे ये देखेंगे, अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगा, मुरमंसक पोर्ट। फिर ये बेरेंट सी से होके आएगा, फिर ये कारा सी हो गया यहाँ पे, फिर ये लापटेप सी हो गया, ये ईस्ट साइबेरियन सी हो गया, ये चुक्सी सी हो गया, और फिर यहाँ ये आएगा कहाँ, बेरिंग स्टेट से होते हुए आगे जापान सी से गुजरेगा, फिर साउथ चाइना सी से गुजरेगा, और उसके बाद यहाँ पे मलक्का स्टेट से होते हुए इंडिया की तरफ आएगा। फिर से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये पूरी जो रूट है इसके बारे में बता देता हूँ। ये मुरमंसक पोर्ट है, देखेंगे आप, मुरमंसक पोर्ट है, ये देखिए यहाँ पे मुरमंसक पोर्ट यहाँ पे है ये। फिर जो मुरमंसक पोर्ट है उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने आपको बताया यहाँ पे जिस तरीके से कारा सी हो गया, लापटेप सी हो गया, ईस्ट साइबेरियन सी हो गया, चुक्सी सी हो गया, और बेरिंग स्टेट हो गया। फिर आते हुए यहाँ पे ये जापान सी हो गया, साउथ चाइना सी हो गया, फिर आते हुए ये मलक्का स्टेट हो गया यहाँ पे, और इस तरीके से ये इंडिया में आएगा, ये वाला जो रूट है। तो आई होप अब आपने जो मैप है उसको दिमाग में बिठा लिया होगा, और अब मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा अब आसानी से आप चीज़ें समझ जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या बात की गई है कि जो आर्कटिक रीजन है वो इंडिया के इंटरेस्ट के लिए किस तरीके से सिग्निफिकेंट है। उसके बाद की गई है कि जो मुरमंसक पोर्ट है वहाँ से कार्गो लेके आएंगे हम, वो किस तरीके से हम लेके आएंगे। उसके बाद आर्कटिक रीजन में इंडिया का क्या इंगेजमेंट है वो चीज़ हम देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पे बात करी गई है चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो नया जो नॉर्थ सी रूट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो ये चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जो ये नॉर्थ सी रूट है वो मुरमंसक पोर्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर एशिया पैसिफिक में आता है। ये एक शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट है। जब हम यूरोप से चीज़ें लेके आते हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, 4 सी से होके हुए गुजरता है। जैसे मैंने आपको बताया 4 सी ये कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, कारा हो गया, लापटेप्स
हो गया, ईस्ट साइबेरियन सी हो गया, चुक्ची सी हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है वो है 5600 किलोमीटर। इसके अलावा देखेंगे आप कि ये बाउंड्री बनाता है बेरेंट सी, कारा सी, बेरिंग स्ट्रेट, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। नाउ इसके सिग्निफिकेंस देखते हैं। देखिए सिग्निफिकेंस तो क्या ही होंगे। देखिए सिग्निफिकेंस सबसे पहले होगा कि ये हमारा जो टाइम है उसको सेव करेगा एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल रूट है जो कि कहाँ से गुजरता है, स्वेज कैनाल से गुजरता है। इसके अलावा जो ये जो शिपिंग रूट है वो 1/3 ऑफ द जो ये कन्वेंशनल शिपिंग रूट है ना उसका 1/3 है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, टाइम सेव होगा, ठीक है। इसके अलावा जो पायरेसी रिस्क है वो भी यहाँ इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा यहाँ चीज़ों को एक्सप्लोर करना और एक्सप्लॉइट करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे चैलेंज क्या है, देखिए चैलेंज देखेंगे आप तो ये वाला जो रूट है ये मैरीटाइम जोन है किसका, रसिया का। तो अगर भविष्य में कभी ऐसा हो कि जो रसिया की जो सॉवरेनिटी है और अगर रसिया हमें नेविगेशन करने से डिनाई कर ले तो फिर हमारा जो कार्गो है वो वहीं अटक जाएगा। इसके अलावा देखिए आप इस वाले रीजन में अगर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा फॉग भी जमती है कभी कभी। तो उससे क्या होगा ना, जो हमारा सेलिंग टाइम है, सेलिंग टाइम मतलब हम जो आ रहे हैं यहाँ से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा इन्वायरमेंटल रिस्क भी है यहाँ पे। इन्वायरमेंटल रिस्क ऑब्वियसली नॉर्थ पोल पे तो होगा ही, आप सभी को पता है, समझ रहे हैं आप बात को। इसके अलावा देखिए अब बात करते हैं चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर की। इंडिया और रशिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था जिसमें चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की बात की गई। देखिए यहाँ पे है व्लादिवोस्तोक, ये रशिया का ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है और यहाँ पे अपना चेन्नई है। तो ये एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है और यहाँ से ऑयल वगैरह जो भी चीज़ें हैं यहाँ इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट की जाएगी रशिया के द्वारा, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है जो कि इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया और रशिया के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है नॉर्थ सी रूट का। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस है और क्या क्या चैलेंजेस है। और चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर इंडिया और रशिया के बीच में है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और यहाँ से ऑयल वगैरह परचेज किया जाएगा इंडिया के द्वारा या अदर कार्गो इंडिया के द्वारा रशिया से क्या किया जाएगा, इम्पोर्ट किया जाएगा। तो आप सभी इस चीज़ को समझ गए होंगे। नाउ यहाँ पे आर्कटिक रीजन के बारे में अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आर्कटिक रीजन क्या है, किस तरीके से और इंडिया का क्या इंगेजमेंट है आर्कटिक रीजन में। तो आप देखेंगे जो आर्कटिक पॉलिसी है ना इंडिया की वो 6 पिलर पे है। पहला पिलर है साइंस एंड रिसर्च, सेकंड पिलर है क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, थर्ड है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, फिफ्थ है गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सिक्स है नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये 6 की 6 जो 6 पिलर है आप सभी को याद रखना है कभी भी अगर आर्कटिक रीजन से आपके पास क्वेश्चन आ जाए मेंस में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि इंडिया की क्या हिस्ट्री रही है आर्कटिक रीजन के साथ, ठीक है। तो देखिए इंडिया का जो सबसे पहला जो इंगेजमेंट था आर्कटिक के साथ वो एक ट्रीटी से था। ट्रीटी जब साइन करी थी पेरिस में कि कब 1920 फरवरी में एक ट्रीटी साइन की गई थी, सालवार्ड ट्रीटी इन पेरिस में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि इंडिया ने लगभग जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आर्कटिक से रिलेवेंट है उन सभी को रेटिफाई किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम इंडिया के एक्सपीडिशंस की बात करें तो इंडिया के एक्सपीडिशन क्या रहे हैं आर्कटिक रीजन में। देखिए इंडिया ने सबसे पहले अपना एक एक्सपीडिशन लॉन्च किया था, साइंटिफिक एक्सपीडिशन लॉन्च किया था 2007 में, ठीक है। किस चीज़ के लिए, वहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए कि वहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस किस तरीके की है, ओशियन क्या है, ओशियन की जो वहाँ पे जो ओशियन है वो किस तरीके का है, किस तरीके से उसकी जो आर्कटिक रीजन है वो आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वहाँ पे वहाँ के एटमॉस्फेरिक साइंस को जानने के लिए और ग्लेशियोलॉजी को जानने के लिए एक फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन किया गया था। उसके तुरंत बाद 1 साल बाद इंडिया ने अपना एक रिसर्च स्टेशन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था हिमाद्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, हिमाद्री इंडियन रिसर्च स्टेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पे, स्पिट्सबर्ग सेवलवार्ड में। अभी इसकी लोकेशन मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे किया था हिमाद्री को, स्पिट्सबर्ग सेवलवार्ड में, कब, 2008 में। इसके अलावा 2014 की बात है जब इंडिया ने इंड आर्क एक फर्स्ट अंडर वाटर मूड ऑब्जर्वेटरी थी उसको वहीं इस पर्टिकुलर जगह में कोंग्सफोर्ड जॉर्ज में यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। और ये इसलिए इस्टेब्लिश किया था ताकि हम आर्कटिक में जो होने वाली जो प्रोसेस है उनको अंडरस्टैंड कर पाए। इसके अलावा ये देख पाए कि जो आर्कटिक रीजन में जो मेल्टिंग हो रही है उसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है इंडियन मानसून सिस्टम में। इसके अलावा 2016 में
जो इंडिया का जो नॉर्थ मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी को इस्टेब्लिश किया गया कहाँ पे, गुरुग्रात में। हो सकता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इसको आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ इसकी, जो मैंने आपको यहाँ पे स्पिट्सबर्ग सेवलवर्ड बताया था, ठीक है। तो ये है इसकी लोकेशन, यहाँ पे आप देखेंगे ये पर्टिकुलर जो ये देखेंगे आप जो आइलैंड है ये सेवलवर्ड है, ठीक है। सेवलवर्ड आइलैंड है जो कि ये नॉर्वे के टेरिटरी के अंदर ही आता है। अब इसकी एक और बार लोकेशन देखिए, अब मैंने ये इसको बड़े पिक्चर में आपको यहाँ पे दिखा दिया है, और ये है सेवलवर्ड नॉर्वे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्पिट्सबर्ग, मैंने जैसे आपको बताया ये एलसेंट यहाँ पे आपको बता दिया है। तो यहीं पे हिमाद्री जो हमारा स्टेशन है वहाँ पे हमने इस्टेब्लिश किया है, ठीक है। कब किया था, 2008 में, ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। नाउ यहाँ पे एक यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स के जरिए आपको बताया गया है कि इंडिया का इंगेजमेंट किस तरीके से रहा है पास्ट में आर्कटिक के साथ। तो 1920 में मैंने आपको बताया जैसे साइन द सेवलवर्ड ट्रीटी इन पेरिस, जो सेवलवर्ड ट्रीटी थी उसको साइन किया गया था पेरिस में। 2007 में हमने अपना फर्स्ट एक्सपीडिशन किया था आर्कटिक में। 2008 में हमने अपना रिसर्च बेस बनाया था हिमाद्री में, सेवलवर्ड में। उसके अलावा 2014 में हमने इंड आर्क को डिप्लॉय किया था। ये क्या थी, मल्टी सेंसरी मूड ऑब्जर्वेटरी थी ये कॉन्ग्स जॉर्डन में, ठीक है। इसके अलावा 2017 में हमने एक लेबोरेटरी सेटअप की गई थी कहाँ पे, फिर से सेवलवर्ड में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है चीज़ें कि किस तरीके से हमारा पास्ट में इंगेजमेंट रहा है आर्कटिक रीजन के साथ। तो आई होप इतनी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। नाउ यहाँ पे आप पढ़ेंगे हम कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको आज पूरा बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारा जो इंगेजमेंट है ना वो पोल पे किस तरीके से इंगेजमेंट है हमारा, चाहे वो आर्कटिक रीजन हो चाहे यहाँ पे हमारा अंटार्कटिक रीजन हो। तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, देखिए जो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका जो पहले नाम था ना वो था नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च। मतलब बेसिकली हमारा जो फोकस था ना पहले वो आर्कटिक रीजन पे उतना ज़्यादा नहीं था। क्योंकि आर्कटिक रीजन में देखिए वो एक तो नेविगेबल नहीं था, बिल्कुल आइस रहती थी, इसके अलावा वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल था। बट धीरे धीरे जिस तरीके से ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होते जा रहा है, तो आर्कटिक रीजन में जो हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी इंक्रीज होते जा रही है। इस वजह से इस पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम भी चेंज करके क्या रख दिया हमने, आर्कटिक को हटा के हमने यहाँ पे पोलर रख दिया। तो पोलर में दोनों ही चीज़ आ जाएंगी, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक दोनों ही चीज़ें आ जाएंगी। तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च इसका नाम हो गया था। अब ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, नेम चेंज क्यों किया और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे रख दिया पोल किसकी जगह, अंटार्कटिक की जगह, क्योंकि हम आर्कटिक पे भी फोकस करने वाले हैं। तो हम रीफोकसिंग कर रहे हैं अपने प्रायोरिटीज़ को कहाँ पे, पोल पे, जैसे कि मैंने आर्कटिक रीजन आपको बताया। क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं किसके द्वारा, क्लाइमेट चेंज जो हमारा हो रहा है, ठीक है। हम अपनी प्रायोरिटीज़ को रीथिंक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो डिसीजन है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है। ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो बड़ा फैक्टर हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आर्कटिक जो रीजन है वहाँ पे आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है। उस वजह से हमारे मानसून पे भी क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब जो आइस मेल्ट होगी, आइस मेल्ट होने से क्या होगा, फ्रेश वाटर इंक्रीज हो जाएगा सी में, ये देखना है आपको। इसके अलावा अगर वहाँ आर्कटिक में मेल्टिंग हो रही है तो जो हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स हैं वहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग हो सकती है, शिपिंग रूट, अल्टरनेटिव शिपिंग रूट जैसे हमने बात करी है। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इंक्रीज होते जा रही है। इस वजह से नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक ओशन रिसर्च जो हमने रखा था उसको अब बदल के हमने क्या कर दिया, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च नाम रख लिया है। अब यहाँ पे एक स्कीम है, पेसर स्कीम है। पेसर स्कीम की फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर क्या है, देखिए ये एक स्कीम है जो कि अप्रूव की गई थी 2021 में और कब तक रहेगी, 2026 तक। पेसर स्कीम के अंदर क्या क्या है, 6 कंपोनेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलर रिसर्च व्हीकल, पहले तो हम पोलर रिसर्च व्हीकल बनाएंगे सो डैट वहाँ पे रिसर्च कर सके हम। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड रिसर्च बेस इन अंटार्कटिक, हम थर्ड रिसर्च बेस बनाना चाहते हैं अंटार्कटिका में। अब बोलेंगे सर आप थर्ड रिसर्च बेस तो पहले से हैं, एक देखिए थर्ड रिसर्च बेस बनाएंगे हम अंटार्कटिका में। देखिए कौन कौन से रिसर्च स्टेशन हैं हमारे, देखिए हमने दक्षिण गंगोत्री हो गया और मैत्री हो गया और भारती हो गया, ये 3 हमारे रिसर्च स्टेशन है कहाँ पे, अंटार्कटिका में। पर जो दक्षिण गंगोत्री है ना वो अब वीक हो गया है, डिसफंक्शन हो गया है। तो अब हम चाहते हैं कि एक नया और बनाए हम
अंटार्कटिका में एक रिसर्च स्टेशन, ठीक है। इसके अलावा इंडिया साइंटिफिक इंडियोवर इन आर्कटिक रीजन, ठीक है। आर्कटिक हमारा जो साइंटिफिक इंडियोवर है वो आर्कटिक रीजन में हम और बढ़ाना चाहते हैं। पोलर एक्सपीडिशन अंटार्कटिका, ठीक है। इसके अलावा साउदर्न ओशन एक्सपीडिशन, ओशन का भी हम क्या करेंगे, एक्सपीडिशन करेंगे। जो साउदर्न ओशन है उसको भी और ज़्यादा एक्सपीडिशन करेंगे, वहाँ रिसर्च करेंगे वहाँ की किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और उसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या क्या पड़ रहा है। और ये जो पेसर स्कीम है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट की जाएगी, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिकली पेसर स्कीम 3 जगह के लिए, एक अंटार्कटिका के लिए, एक आर्कटिक रीजन के लिए, एक साउथ ओशन के लिए, ठीक है। तो आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब और चीज़ें और बताऊंगा मैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये टॉपिक, अभी एक और चीज़ है, दैट इज़ आर्कटिक काउंसिल। देखिए आर्कटिक काउंसिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए भी और आर्कटिक रीजन के लिए भी। देखिए जो आर्कटिक काउंसिल थी ये हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, जिसको 1996 में इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा, ओटावा डिक्लेरेशन के द्वारा। ये वही कोऑपरेट करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी कि आर्कटिक जो रीजन है उसमें किस तरीके से हमें एक्सप्लोरेशन करना है। जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है आर्कटिक रीजन की, उनके साथ किस तरीके से कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शन करना है। आर्कटिक रीजन में जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है उस इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को किस तरीके से हमें कर्व करना है या एक्सप्लोर चीज़ें किस तरीके से वहाँ करनी है, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर जो आर्कटिक काउंसिल है इसमें 8 सर्कम पोलर कंट्रीज़ हैं। तो वो 8 सर्कम पोलर कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो देखेंगे यहाँ पे कनाडा हो गया, किंगडम ऑफ डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, रसिया हो गया, स्वीडन हो गया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया। अभी मैं इसको आपको मैप में भी दिखाऊंगा। इस पर्टिकुलर जो आर्कटिक काउंसिल है इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ है, नॉर्वे में है। ये चीज़ आपको याद रखना। अब यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल में आपको बता क्यों रहा हूँ, देखिए जो भी चीज़ें बताई जाती हैं वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी चीज़ें बताई जाती हैं। देखिए क्या हुआ था ना, 2013 में दो इंडिया आर्कटिक काउंसिल का मेंबर नहीं है, याद रखना है, बट 2013 में इंडिया आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर स्टेटस हासिल किया था इंडिया ने, और नाउ इंडिया अब ऑब्जर्विंग कंट्री बन गया आर्कटिक काउंसिल की। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैप के जरिए बता देता हूँ मैं कौन कौन सी कंट्री है, जैसे रसिया हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया, फिर कनाडा हो गया और यूएसए हो गया। ये है सर्कम पोलर कंट्रीज़ आर्कटिक रीजन की। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो हो गया, अब हमारा ये टॉपिक हो गया। अब आपको ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है अपने दिमाग में, इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, धीरे धीरे चीज़ें याद होती जाएंगी। यानी कि मैंने अब आपको आर्कटिक रीजन में जितनी भी चीज़ें बताई है, जितने भी स्कीम्स बताई हैं, काउंसिल बता दी है मैंने, ओशन पोलर रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन था उसके बारे में बता दिया। यानी कि आर्कटिक रीजन के बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से थी, चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब आपको चीज़ें एक जगह पे मिल गई है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात की गई है कि जो प्रेसिडेंट थे चाइना के, प्रेसिडेंट है चाइना के और मोदी जी हैं, उन्होंने एक मीटिंग हेड की है ऑन द साइड लाइन ऑफ द ब्रिक्स। आप सभी को पता ब्रिक्स का जो समिट हो रहा है, 15 समिट हो रहा है जोहान्सबर्ग में, जो कि साउथ अफ्रीका में है। तो अब हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी है विनय मोहन क्वात्रा ने, इन्होंने कहा है कि इंडिया और चाइना ने मीट करी है, मतलब प्रधानमंत्री मोदी और जी पिंक ने साइड लाइन बेसिस पे ब्रिक्स के वहाँ पे आपस में मीटिंग करी है। और इस मीटिंग में इंडिया ने कहा है कि देखिए हमारे जो रिलेशन है वो तब तक नॉर्मल नहीं होंगे जब तक एलएसी पे डिसएंगेजमेंट और डिसएक्सलेशन नहीं हो जाता है। यानी कि पीस मेंटेन करना ज़रूरी है एलएसी बॉर्डर पे, तब जाके हमारे जो रिलेशन होंगे वो अच्छे होंगे। हमारे मतलब इंडिया ने कहा है, मोदी जी ने जी पिंग को कहा है। किसने कहा है ये चीज़ें, फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन जी ने हमें बताया है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें जानना ज़रूरी है कि जो हमारा जो एक्सलेशन है एलएसी में वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है और कहाँ कहाँ पे इंडिया और चाइना के बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो इस पर्टिकुलर जो मैप है इसमें मैं पहले बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सॉरी एक मिनट है। सबसे पहले यहाँ पे बात होगी किसकी, इस पर्टिकुलर मैप की। इस पर्टिकुलर मैप में आपको मैं बताऊँगा, एक मिनट प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। इस पर्टिकुलर मैप को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो डैट की चीज़ें क्लियर हो जाए आपको। हाँ अब ठीक हो जाएगा। अब देखिए जो ये मैप है, इस मैप में देखिए बता रखा है कि कहाँ कहाँ पे बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना के। तो यहाँ पे आप देखोगे
तो पहला तो यहाँ पे है रीजन, पहला ये रीजन है कि ईस्टर्न सेक्टर है, दूसरा है सेंट्रल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। पर्टिकुलरली जो बात हुई है ना यहाँ पे वो वेस्टर्न सेक्टर की बात हुई है। ईस्टर्न सेक्टर आप सभी को पता है, जो ये अरुणाचल वाला जो एरिया है, चाइना क्या कहता है कि ये अरुणाचल वाला जो एरिया है वो चाइना का है, तिब्बत रीजन का है, ठीक है, जो कि इंडिया बिल्कुल नेगलेक्ट करता है। इसके अलावा जो सेंट्रल सेक्टर है, जो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देखेंगे उत्तराखंड का जो रीजन है वो आ जाता है, और वेस्टर्न सेक्टर जो कि 1570 किलोमीटर का है, यहाँ पे ये पूरा एलएसी का जो रीजन आ जाता है, और ये अक्साई चीन है जो चाइना ने इलीगली हड़प लिया था। तो ये पूरा जो एलएसी का जो रीजन है यहाँ पे की बात की गई हो। तो ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से एरिया है जहाँ पे डी एक्सीलेशन होना ज़रूरी है, और कहाँ कहाँ पे एरिया है जहाँ पे टेंशन है, ठीक है। तो ये देखेंगे सबसे पहले देपसांग रीजन, ये है देपसांग रीजन। इसके बाद है ये चुसुल है, तो ये चुसुल वाला रीजन हो गया। ये हो गया पेंगंग सो वाला जो एरिया है, यहाँ पे भी टेंशन है। और सबसे इम्पोर्टेंट है देमचौक रीजन, ठीक है। तो ये 4 रीजन आपको याद रखने हैं जहाँ पे इंडिया और चाइना हाल में ही एलएसी के जो बॉर्डर के अलोंग यहाँ पे क्या हुई थी, टेंशन हुई थी। दोनों ही जो कंट्रीज थी उनकी जो मिलिट्री थी यहाँ आमने सामने हो गई थी। तो कौन कौन से रीजन है, देपसांग रीजन है, चुसुल रीजन है, पेंगंग सो रीजन है एंड डेमचौक रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बात की गई थी कि इंडिया एंड चाइना के बीच में। ब्रिक्स के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। देपसांग रीजन एंड डेमचौक रीजन को मैं आपको बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखते रहिए किस तरीके से इंडिया और चाइना के बीच में ये एक्सीलेशन है, किन किन जगह पे डे एक्सीलेशन करने की ज़रूरत है, ये मैंने आपको बता दिया है। फिर से इस मैप के माध्यम से भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए वही चीज़ें लिखी हुई है, देपसांग प्लेन यहाँ पे है, देपसांग प्लेन यहाँ पे वो मैं बता चुका हूँ। गालवन वैली हो गई, इसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ बैंक पेंगंग सो हो गया, और ये यहाँ पे मैंने आपको बताया था डेमचौक रीजन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नाउ यहाँ पे एक डीएसी के बारे में पूछा हुआ है, सॉरी डीएसी के बारे में है। डीएसी ने अप्रूव कर दिया गया प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स फॉर नेवी चॉपर्स एंड ई वारफेयर सूट्स के लिए। अब क्या चीज़ है डीएसी? डीएसी की तो पहली फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको, होती है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। एक्विजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एक्वायर करना, प्रोक्योर करना। तो डीएसी ने क्या किया, प्रोक्योर क्या किया है, वेपन्स किए। तो ये जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ना, एक्विजिशन काउंसिल है जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये क्या करती है, एक्विजिशन करती है बहुत सारे इक्विपमेंट्स का, या अलग अलग तरीके के जो मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, इस तरीके से चीज़ें एक्वायर करती हैं। किसके लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एक तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, और जो इसके चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस होते हैं। यानी कि जो डिफेंस मिनिस्टर्स होंगे हमारे, वो इस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के क्या होंगे, चेयरमैन होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है ये कब बनाई गई थी, ये आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। इसके बाद जब इसकी रिकमेंडेशन गई थी किसकी, रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम, जो कि 2001 में बनाई गई थी पोस्ट कारगिल के द्वारा, पोस्ट कारगिल वार के बाद। तो उसके बाद क्या किया था, इसने रिकमेंडेशन दी थी, किसने, रिफॉर्मिंग द नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम ने, और बोला था कि हमें क्या बनाना चाहिए, इस तरीके का एक एक्विजिशन काउंसिल बनानी चाहिए। तो उसके बाद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाई गई, जो कि डिफरेंट जो इक्विपमेंट है, मिसाइल्स है, इन सभी को प्रोक्योर करती है। किसके लिए, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, और नहीं भी देखोगे तो मैंने जो आपको क्रक्स है वो बता दिया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद है कि मोदी ने क्या किया, मोदी जी ने अभी बोला है कि हमें जो स्मॉलर लेवल की जो कंपनियां हैं उन्हें एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। तो इन्होंने कहा कि अगर बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है इसमें बात करी गई है एमएसएमई सेक्टर की। इन्होंने कहा है कि इंश्योर इक्विटेबल कंपटीशन बिटवीन लार्ज एंड स्मॉल वेंडर इन द ई कॉमर्स स्पेस। आप सभी को पता है कि जो स्मॉल और लार्ज जो वेंडर होते हैं वो अपने अपने सामान को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचने की कोशिश करते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि जो लार्ज और जो स्मॉल प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो लार्ज और स्मॉल जो वेंडर्स हैं उनको एक इक्विटेबल कंपटीशन प्रोवाइड किया जाए ई कॉमर्स पे, सो डेट सभी के लिए क्या हो, प्रॉफिट हो सके। अब यहाँ पे बेसिकली एमएसएमई की बात की गई है। इन्होंने बोला कि अगर हम एमएसएमई सेक्टर को एम्पावर करेंगे तो ये क्या करेंगे,
एम्पावरिंग एमएसएमई सेक्टर फ्रॉम ट्रांसलेट टू सोशल एम्पावरमेंट, यानी कि अगर एमएसएमई सेक्टर को एम्पावर करते हैं तो हमारे सोसाइटल एम्पावरमेंट भी हो जाएगा। अब इसके अलावा इन्होंने बोला है कि इनका जो पार्टिसिपेशन है ग्लोबल ट्रेड में भी हमको बढ़ाना होगा। इसके अलावा सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन करवाना पड़ेगा एमएसएमई के लिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि एमएसएमई जो सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये 60 to 70% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं एंड 50% ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इनके एमएसएमई के पास ही है। तो इस तरीके से एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सारे इसके साथ चैलेंजेस भी हैं। इन सारे चैलेंजेस को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एमएसएमई जो सेक्टर था, जो एमएसएमई जो कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया गया था कब जब एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट लाया गया था 2006 में, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट लाया गया था कब, 2006 में। ये आपको याद रखना है। अब हम एमएसएमई के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एमएसएमई का जो क्लासिफिकेशन 2020 में किया गया था, उस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस थे उनको अलग अलग हमने क्लासीफाई किया था। तो क्या क्लासीफाई किया था, माइक्रो इंटरप्राइजेस उनको कहेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर है। इसके अलावा स्मॉल इंटरप्राइजेस उनको कहेंगे जिनका 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर है। इसके अलावा मीडियम इंटरप्राइजेस उनको कहेंगे जिनका 20 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ से कम का टर्नओवर है। इसके अलावा मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता दूं कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। देखिए एक तो ये 1/3 पार्ट ऑफ इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा कम से कम 11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है और एक्सपोर्ट में कम से कम 45% रखता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है हमारे लिए एमएसएमई सेक्टर। बट वहीं पे इसके बहुत सारे चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस ये है कि देखिए टाइमली इसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिलता है। इनके पास मार्केट की जो नॉलेज होती है ना वो बहुत ज़्यादा कम होती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे एमएसएमई के पास है नहीं। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या है, हाई है। लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई होने की वजह से इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी क्या है, कम हो जाती है। उनकी कम्पिटिटिवनेस भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके अलावा अफोर्डेबल स्किल लेबर है नहीं। तो अगर अफोर्डेबल स्किल लेबर होंगे नहीं तो काम आसानी से हो नहीं पाएगा, जल्दी हो नहीं पाएगा। इसके अलावा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की अभी भी कमी है एमएसएमई सेक्टर के अंदर। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जो आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन। अब हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रखे हैं। ये जो इनिशिएटिव्स मैंने ले रखे हैं ना, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है जब भी आपके पास एमएसएमई सेक्टर से कोई भी क्वेश्चन आए। देखिए सबसे पहले उद्यमी मित्रा पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया था सीडीबी के द्वारा। अब ये उद्यमी मित्रा जो पोर्टल है ये क्या करेगा, क्रेडिट को एसेसिबल करवाएगा, किसके लिए, एमएसएमई के लिए। ठीक है। इसके अलावा एमएसएमई संबंध इनिशिएटिव्स है, इसमें क्या होगा ना कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट होगा। कहाँ से, एमएसएमई से पब्लिक प्रोक्योरमेंट होगा, किसके द्वारा, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के द्वारा। इसके अलावा एमएसएमई समाधान जो इनिशिएटिव है, एमएसएमई समाधान में ये होगा कि एमएसएमई के जितने भी इशू हैं जो कि डिले पेमेंट से रिलेटेड हैं उसको रजिस्टर किया जाएगा। कहाँ पे, एमएसएमई समाधान पोर्टल में। इसके अलावा जो डिजिटल एमएसएमई स्कीम है इसमें क्या होगा कि जो एमएसएमई सेक्टर है इनको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग ये सारी चीज़ों की क्या की जाएगी, एसेस कराया जाएगा। इसके अलावा 2 स्कीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमएसएमई की बात जब भी होती है, एक तो है स्फूर्ति और सेकंड है एस्पायर। देखिए स्फूर्ति में क्या होता है, स्फूर्ति का पूरा नाम देख लीजिए कि रिवैम्प स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री पे फोकस किया गया है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में फोकस किया है कि टू ऑर्गेनाइज ट्रेडिशनल इंडस्ट्री एंड आर्टिसन इनटू क्लस्टर। हमारे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं और आर्टिसन हैं उनको क्लस्टर में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे सो डैट उनकी जो कम्पिटिटिवनेस है वो इंक्रीज़ हो सके। इसके अलावा जो एस्पायर जो स्कीम है इसमें क्या है कि प्रमोशन होगा इनोवेशन का, रूरल इंडस्ट्री का और एंटरप्रेन्योरशिप का, सो डैट न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सके, जो एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है उसको प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा क्लस्टर डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है एमएसएमई का, सो डैट उनकी जो प्रोडक्टिविटी और कम्पिटिटिवनेस बढ़ सके। इसके अलावा क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, सो डैट जो एमएसएमई टाइमली पेमेंट कर देते हैं उनके लिए कुछ सब्सिडी दी जाए। ठीक है, क्रेडिट में। तो ये सारे जो स्कीम है वो एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। तो एमएसएमई सेक्टर वाला जो आपका टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो चुका है। आर्किटेक्ट रीजन वाला आपका जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो चुका है।
नाउ अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रपोज बोर्ड एग्जाम ट्वाइस ए ईयर। देखिए अभी क्या हुआ ना, नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है, तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक जो कमेटी थी, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, जो कि हेडेड की गई थी किसके द्वारा, हमारे इसरो के जो फॉर्मर चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन के द्वारा। तो NSNCF ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने ये स्टीयरिंग कमेटी को क्या किया था, फॉर्म किया था। अब इस नेशनल जो ये नेशनल स्टीयरिंग कमेटी थी, जो कि हेडेड की गई थी इसरो के फॉर्मर जो चेयरमैन है के कस्तूरी रंगन ने, उन्होंने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दी है। अब क्या रिकमेंडेशन दी है, उन्होंने ये कहा कि देखिए जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे ना, वो 2 बार होने चाहिए, और 2 बार में से जो बेस्ट होगा उसको क्या किया जाएगा, रिटेन किया जाएगा, मतलब उसको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो माने जाएंगे। इसके अलावा बोला है कि जो 9th और 10th के जो स्टूडेंट है उनको 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। 3 लैंग्वेजेस में से 2 लैंग्वेजेस क्या होनी चाहिए, इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो 11th और 12th के स्टूडेंट है, 9th और 10th वालों को तो 3 लैंग्वेज सीखनी है, और जो 11th और 12th वाले हैं उनको 2 लैंग्वेज सीखना कंपलसरी है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे कही है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी और चीज़ें भी कही हैं कि बोर्ड को धीरे धीरे हटा के टर्म बेस्ड सिस्टम करना चाहिए। जैसे सेमेस्टर होते हैं ना, सेमेस्टर होते हैं, जो क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, इस तरीके से इनको करना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो हमारा जो करिकुलम है उसमें क्या होना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, वे सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे जो बुक्स हैं उनमें और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, एम्फसाइज देना पड़ेगा इन्वायरमेंट को भी, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कही हैं। किसने जो रिकमेंडेशन दी है, किसने, जो कस्तूरी रंगन कमेटी है, उन्होंने रिकमेंडेशन दी है किसको, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में ये रिकमेंडेशन दी है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक भी बनाई जाएंगी, न्यू टेक्स्ट बुक फॉर्मुलेट की जाएंगी, जो क्लास 3 से लेकर 12 के लिए न्यू जो बुक्स हैं वो बनाई जाएंगी। और वो जो बुक्स होंगी ऑन द बेसिस, वो होंगी जो नई चीज़ें हो रही हैं, जो नई नई चीज़ें हो रही हैं, जो आज का मॉडर्न ज़माना है, उस हिसाब से जो नई बुक्स को बनाया जाएगा। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आप समझ गए। अगर के कस्तूरी रंगन कमेटी आएगा कि के कस्तूरी रंगन कमेटी किससे संबंधित है, तो आप समझ लीजिए कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से रिलेटेड है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे AIGF मतलब ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, इन्होंने कहा कि देखिए जो ये गेमिंग इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। क्योंकि अभी क्या हुआ कि आप सभी को पता है कि जो ये ऑनलाइन गेमिंग है उन पे GST को क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो GST को इंक्रीज़ करने से क्या हो रहा है, इंडियन गेमिंग जो सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। और इंडियन गेमिंग सिस्टम जो है, अभी इंडिया के अंदर लगभग 900 गेमिंग कंपनीज है, और जो कि बहुत सारी जो कंपनीज है वो MSME सेक्टर के अंदर आ रही है, उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और बहुत सारे लोग इस गेमिंग इंडस्ट्री को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि GST इंक्रीज़ हो गया, जो लगभग 400% इंक्रीज़ हो गया GST किस पे, गेमिंग इंडस्ट्री पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि थोड़ा बहुत कि किस तरीके से गेमिंग इंडस्ट्री आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर इंक्रीज हो सकती है, बट ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से कोई भी जो हमारा सेक्टर्स हैं वो बूस्ट हो सकता है या कम हो सकता है, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। अब इसके अलावा यहाँ पे देखिए, आप सभी को पता है कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, किसका, चेस का वर्ल्ड कप चल रहा था, कहाँ पे, बाकू। अब ये आपको बताना है कि जो बाकू है वो किसकी राजधानी है, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब देखिए वर्ल्ड कप चल रहा था कहाँ पे, बाकू में चल रहा था। हमारे जो प्रगणन थे, 18 साल के प्रगणन थे, वो रनर अप रहे हैं, यानी कि वो जीत नहीं पाए। कोई बात नहीं, बट इन्होंने बहुत अच्छा खेला है, वाकई में तारीफ़ लायक है। आगे आने वाले टाइम में इनका जो भविष्य है बहुत ज़्यादा उज्जवल है। तो आपको प्रगनंदा का नाम याद रखना है, और ये किससे रिलेटेड है, चेस से रिलेटेड है। जीता कौन, मैग्नस कार्लसन, ये जीते हैं। और मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं, ये हैं नॉर्वे के। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी नॉर्वे के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें भी देखी थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले थे, और 69 नेशनल अवार्ड्स में किन किन को अवार्ड्स मिले हैं वो देखेंगे यहाँ पे। तो RRR ने जो मूवी है, इसने 6 नेशनल अवार्ड को जीता है। गंगू भाई जो काठियावाड़ी है, उन्होंने 5 अवार्ड्स को जीता है। इसके अलावा देखेंगे आप यहाँ पे जो अवार्ड मिले हैं देखेंगे, तो यहाँ पे बेस्ट डायरेक्शन
के लिए जो अवार्ड मिला है वो है निखिल महाजन को, किसके लिए, गोदावरी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है पंकज त्रिपाठी को लिए, किसके लिए, मिम्मी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर जो फीमेल है वो मिला है किसके लिए, किसको मिला है, पल्लवी जोशी को, कश्मीर फाइल्स के लिए। इसके अलावा नगरेश दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, ये अवार्ड किसको मिला है, कश्मीर फाइल्स को मिला है। इसके अलावा बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशू ये मिला है अनुनाद द रेजोनेंस के लिए, रेजोनेंस को मिला है। इसके अलावा इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ डायरेक्टर ये मिला है विष्णु मोहन फॉर मैं, किसके लिए, विष्णु मोहन को मिला है, किसके लिए, मैं पद्यन के लिए। इसके अलावा बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट किसको मिला है, ये अवार्ड भावनी रब्बारी फॉर लास्ट फिल्म शो के लिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये मैंने बता दिया, बेस्ट एक्टर मेल किसको मिला है, अल्लू अर्जुन को, किसके लिए, पुष्पा के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है किसको, रॉकेटरी के लिए, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। और अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट ये किसको मिला है, आरआरआर को। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आपको इसलिए बताया ताकि चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चल रहा है हमारी कंट्री के अंदर, चाहे वो किसी भी एरिया से रिलेटेड हो। तो आई होप ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो आज का जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। किस तरीके से हमारा लेक्चर आपको लग रहा है ये ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। देखिए जो जितने भी यहाँ पे करंट इशू एनालिसिस को आपको बताया जा रहा है ये मोर देन सफिशिएंट है इवन योर प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे कवर की जा रही हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से दोनों ही तरीके से चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। दीज आर द मोर देन सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत है नहीं। तो आपको किस तरीके से हमारी वीडियो लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन हमारा हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।